Okay students, so let's now move to the next very important final account which is a balance sheet. एक्चुअली ये अकाउंट है ही नहीं, ये तो एक स्टेटमेंट है जो मुझे बताता है कि मेरी एज ऑन पर्टिकुलर डेट फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। मतलब ये बताएगा आज के दिन पे, जिस दिन मैं बैलेंस शीट बना रहा हूं उस दिन मेरे पास क्या क्या है, मेरे पास कितना कैश है, कितना गोल्ड है, कितनी प्रॉपर्टीज हैं, कितनी मशीनरीज है, और दूसरा बताएगा कितना मुझे लोगों को पैसा पे करना है। तो आप जहाँ पे पार्टनरशिप फर्म की बैलेंस शीट बना रहे हो तो आपको पार्टनरशिप फर्म के एंगल से सोचना है। बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर डेट पे बनती है। इंडिया में हम फाइनेंशियल ईयर फॉलो करते हैं 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, तो नॉर्मली बैलेंस शीट 31 मार्च को बनती है। तो 31 मार्च की हम बैलेंस शीट बनाएंगे। लेट्स सपोज हमारा ईयर एंडिंग 31 मार्च है, लेट्स सपोज 2021 एग्जाम्पल। ओके, तो बैलेंस शीट के दो पार्ट होता है, आपको पता ही है, 11th में पढ़ा है। लेफ्ट वन लायबिलिटी, राइट वन एसेट। डेबिट क्रेडिट कुछ नहीं होता इसके अंदर, ध्यान रखना, ये मत करना यहाँ पे डेबिट या क्रेडिट। अकाउंट है ही नहीं है, बैलेंस शीट इज नॉट एन अकाउंट। आपको क्वेश्चन आएगा व्हाट इज बैलेंस शीट, इज एन अकाउंट? नो, इट इज नॉट एन अकाउंट, इट इज अ स्टेटमेंट। ओके, बैलेंस शीट। अब यहाँ पे एसेट्स और लायबिलिटी, पहले मैं एसेट्स की बात करता हूँ। एसेट्स में क्या आएगा? एसेट्स में आएगा वो वाले थिंग जो मैं ओन करता हूं या जिसका मैं मालिक हूं, जो मेरी प्रॉपर्टी है। मेरी मतलब मैं हूं पार्टनरशिप फर्म, मेरी पार्टनर्स की नहीं, पार्टनरशिप फर्म की जो प्रॉपर्टीज है वो यहां पे आती है। तो इसमें क्या आएगा? इसमें एक तो आएगा गुडविल। अच्छा, एक बात ध्यान रखो, आपको 11th में मैंने पढ़ाया था रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट बताया था। तो हमेशा ध्यान रखना, नॉमिनल अकाउंट खर्चे और इनकम ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, और जो रियल अकाउंट है या फिर पर्सनल अकाउंट है ये दोनों कहां जाएंगे? ये दोनों जाएंगे यहां एसेट या लायबिलिटी। रियल एंड पर्सनल ही आता है, नॉमिनल यहां पे कभी नहीं आएगा, ध्यान रखना। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। एसेट, एसेट्स में क्या होता है, क्या क्या होते हैं? गुडविल, कंपनी का नाम, कंपनी की ब्रांड वैल्यू। आज अगर सपोज करो मेरी कंपनी है, लेट्स सपोज एप्पल आईफोन, तो आईफोन का एक कंपनी का नाम है। आप किसी भी प्रोडक्ट पर आईफोन लिख दो, वो फटफट बिक जाएगी, नाम से बिकती है, नाम की वैल्यू होती है। आज अगर मुझे मोबाइल फोन बनाना है और अगर मुझे उस पर आईफोन लिखना है तो मुझे एप्पल की परमिशन चाहिए होगी और मैं उसको पे करूंगा। नाम की वैल्यू है, एसेट है, मेरा एसेट है। मैं हूँ कंपनी, मैं हूँ पार्टनरशिप फर्म, मेरा एसेट है ये। ओके, मैं इसको बेच सकता हूं। दूसरा फिक्स एसेट, फिक्स एसेट का मतलब होता है वही जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग। तो लिखो फिक्स एसेट्स में क्या आते हैं? लैंड आ गया, बिल्डिंग आ गया, बिल्डिंग आ गया, प्रीमिसेस आ गया, फर्नीचर आ गया, मशीनरी आ गया, व्हीकल आ गया, मशीनरी आ गया, स्टोव। ये सारे कहां पे आएंगे? ये सारे फिक्स एसेट, और उसके नीचे उसका डेप्रिसिएशन। और भी क्या क्या आएंगे? जैसे स्टोर्स एंड स्पेयर्स, ये भी इसमें आएगा। लूज टूल्स, तो ये क्या होते हैं आपको बताता हूं। देखो, लूज टूल्स वो होते हैं वो एसेट जो जिसकी लाइफ 2-3 साल होती है। जैसे आप कोई कारपेंट्री करते हो तो कारपेंट्री के पास वो जो ड्रिल मशीन होती है ना, वो 2-3 साल तो चलती है ना, तो वो लूज टूल्स हो गए, वो छोटे मोटे टूल्स हो गए। बट हाँ, उसकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा है तो हम एसेट में दिखाएंगे। ओके, तो ये सारे लैंड, बिल्डिंग, प्रीमिसेस, फर्नीचर, मशीनरी, सब कुछ कहाँ जाएगा? एसेट में जाएगा। और इन सब पे डेप्रिसिएशन लगता है। लैंड पे कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं लगता, ये बात ध्यान रखना। बिल्डिंग पे, प्रीमिसेस पे, फर्नीचर पे, सब पे डेप्रिसिएशन लगेगा। तो फिक्स एसेट लेस उसकी वैल्यू, और ये डेप्रिसिएशन कहाँ जाएगा? ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट है इसके अंदर? चलो, तो गुडविल आ गया, फिक्स एसेट, सब 11th में पढ़ चुके हो आप, अकाउंट भी बना चुके हो, यहाँ पे सिर्फ रिविजिट कर रहे हैं। ओके, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, मेरा जो ऑफिस है वहाँ पे आग लग गई है और वहाँ पे मैंने इंश्योरेंस लिया हुआ था और मेरा 1 करोड़ का इंश्योरेंस बनता है। मैंने इंश्योरेंस कंपनी को बोला मुझे 1 करोड़ रुपए दो, तो वो उनको देने पड़ेंगे, तो वहाँ पे 1 करोड़ रुपए यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है? मतलब अगर मान लो मेरे यहाँ पे कोई आग लगी, चोरी लगी, जिस चीज़ का मैंने इंश्योरेंस लिया हुआ, एक्सीडेंट हुआ, मुझे किसी से पैसे लेने, जब भी मुझे किसी से पैसे लेने होते हैं तो वो एसेट हो जाता है, ध्यान रखना। ओके, और इन सब का डेबिट बैलेंस होता है। ओके, प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस यहाँ पे कैसे आ रहा है, बैलेंस शीट में कैसे आ रहा है? देखो ना, प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है? प्रीपेड एक्सपेंस होता है वो वाले एक्सपेंस जो मैंने पहले से पे कर दिए। एग्जाम्पल देता हूँ, मैं एयरटेल का इंटरनेट कनेक्शन यूज
यूज़ करता हूँ। महीने का रेंटल है 1000 रुपये। मैंने सोचा अगले 3 साल का आज ही पे कर लो, आज अप्रैल चल रहा है, अगले 3 साल का एक साथ पे कर लो। 36,000 रुपये मैंने पे कर दिया उसको। ओके, अब इस साल का कितना है 12,000, तो 12,000 तो मेरा खर्चा आ गया प्रॉफिट एंड लॉस में, एज पर द एक्रूअल कंसेप्ट 12,000 खर्चा आ गया। बाकी का 24,000 क्या हुआ, बाकी का 24,000 क्या हुआ, एसेट बन गया ना। मुझे उनसे पैसे लेने हैं, किससे, एयरटेल से, या फिर सर्विस लेनी है। जरूरी नहीं है मेरे पास पैसे आएंगे, सर्विस आएगी, एनीथिंग जो मेरे पास मुझे मिलने वाली है वो उसको मैं एसेट बोलूंगा। तो मैंने 24,000, मैंने 36,000 रुपये पे किए, 36,000, 12,000 इस वाला खर्चा, बाकी 24,000 क्या हो गया, बाकी 24,000 मेरा एसेट बन गया। क्लियर है, एसेट बन गया मतलब मुझे उससे लेने हैं। या तो सर्विस लो 2 साल तक, मुझे आप इंटरनेट प्रोवाइड करो, या फिर मुझे पैसे वापस करो, दोनों में से एक चीज तो आनी आनी है। तो प्रीपेड एक्सपेंडिचर यहाँ पे आता है। आउटस्टैंडिंग इनकम, मैंने किसी को सर्विस दी और उसने अभी तक मुझे इनकम आई नहीं, तो आने वाली बाद में आएगी, मतलब अर्न कर ली है। मैंने आपको कंसल्टेंसी दी और मैंने कहा यार ठीक है ऐसे ऐसे काम करो, और मैंने कहा चल तेरे 1000 रुपये हुए। अब आपने मुझे नहीं दिए तो वो आने वाले हैं ना रुपए, तो वो कहाँ जाएंगे, एसेट। जो भी मुझे कुछ किसी से लेना है या मेरी प्रॉपर्टी है। ओके, फिर लोन्स एंड एडवांस, मैंने किसी को लोन दिया, मैंने किसी से लिया नहीं, मैंने कोई दोस्त को दिया, या पार्टनरशिप फर्म ने किसी को लोन दे दिया, किसी को पैसों की रिक्वायरमेंट दी, एम्प्लॉय को दे दिया, तो वो लोन्स क्या है, अल्टीमेटली वापस आने वाले हैं भाई, अल्टीमेटली उस एम्प्लॉय से वापस लेने एसेट। सिमिलरली कैश इन है, मेरे पास कैश पड़ा हुआ तो एसेट ही हुआ ना, रियल अकाउंट है। कैश एट बैंक, ये भी मेरा एसेट हुआ। बैंक बैलेंस पड़ा हुआ है, लेट्स सपोज 1 करोड़ का, वो भी वो हो गया। डेटर्स क्या होते हैं आपको मैं बता चुका हूँ। डेटर्स मतलब वो जब मैं कोई गुड्स बेचता हूँ, गुड्स हमेशा ना गुड्स, ये मैं पेन बेचता हूँ, मैंने 1 लाख का पेन बेचा, उसने कहा मैंने 20,000 रुपये पे करूँगा, बाकी 80,000 बाद में पे करूँगा। तो 20,000 कैश इनकम, 80,000 वो मुझे बाद में पे करेगा सामान बेचने का। तो 80,000 जो आएगा वो यहाँ पे आएगा बिल डेटर्स, मुझे उससे पैसे लेने हैं। 80,000 रुपये आई हैव टू टेक मनी फ्रॉम हिम। 80,000 रुपीज़ मुझे उससे लेने हैं। तो हमेशा गुड्स के लिए आता है, ध्यान रखना। अगर आप किसी को पैसे देते हो उधार तो वो लोन्स एंड एडवांस में आएगा, पर अगर आपको किसी से पैसे लेने होते हैं सामान के लिए तो वो कहाँ पे आएगा, ये। क्लियर है, ध्यान रखो। अगर सपोज करो पेन बनाता हूँ, मैंने मशीनरी बेची और उससे पैसे नहीं आए, मैंने मशीनरी जो पेन बनाती है वो मैंने बेच दी, नहीं अच्छी लगी, मैंने 2 लाख में बेच दी और उससे अभी तक मुझे पैसे नहीं आए, तो वो डेटर्स में नहीं आएगा, उसमें पार्टी का नाम आएगा, पैसे यहाँ एसेट में जरूर आएगा पर उसको अपन डेटर्स नहीं लिखेंगे। क्लियर है, चलो फिर आ गया बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल वो अमाउंट होता है जो मुझे किसी से लेना है और जिसने लिख के दे दिया कि मैं इस दिन पे आपको पे करूंगा। मतलब मैंने 1 लाख रुपए मुझे लोगों से लेना है, 1 लाख का डेटर हो गया। अब वो उसने मुझे बोला कि दीपक 30,000 रुपये मैं तेरे को 1 महीने बाद इस डेट पे पर्टिकुलर लिख के देता हूँ, बिल ऑफ एक्सचेंज बनाता हूँ, एक्सेप्टेंस देता हूँ। हमने 11th में चैप्टर भी पढ़ा था, सॉरी तो इसमें 12th में भी है, सॉरी। तो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज वो होता है जब आप लिख के देते हो किसी को कि हाँ मुझे पैसा मिलेगा। तो उसने आपको, मैंने सपोज करो 1 लाख रुपए, आपको मैंने पेन बेचा 1 लाख रुपए का, या आपके पास पेन आ गया 1 लाख रुपए का, आपने कहा कि मैंने कहा मुझे पैसे दो, तो आपने कहा बाद में दूंगा, तो 1 लाख का डेटर। अच्छा, फिर मैंने कहा यार पैसे कुछ तो लिख के दे दे, कब देगा, तो आपने बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया, लेट्स सपोज 20,000 का। तो 20,000 का आपने बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया कि दीपक मैं तेरे को इस दिन पे आज से 1 महीने बाद तेरे को पे करूंगा, और वो जो 1 महीने बाद जब वो डेट आएगी तब आप मुझे पे करोगे, और उसको मैं क्या बोलूंगा, बिल ऑफ एक्सचेंज बोलूंगा। लिख के दोगे तो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है। तो अब 1 लाख का 2 ब्रेकअप हो गया, एक 80,000, एक 20,000। 80,000 डेटर्स में, 20,000 रुपये बिल रिसीवेबल, जो आपका अलग से चैप्टर भी जब आपको अच्छी तरह समझ में आएगा उसके अंदर। फिर आ गया क्लोजिंग स्टॉक, जो मेरा साल भर में मेरा क्लोजिंग स्टॉक बच गया। सपोज करो पेन बच गया, 100 पेन बिके नहीं, एक पेन 10 रुपये का, 100 × 10 1000 रुपये का मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक है, वो भी तो एसेट है, मैं उसको बेच सकता हूँ ना। आज मेरा ये पेन नहीं बिका तो कल बिक जाएगा, एसेट तो है ना, बेच तो सकता हूँ ना मैं, पैसे तो आएंगे ना उससे। ओके, ये क्लोजिंग स्टॉक सर एक और आया था, ट्रेडिंग अकाउंट में आया था। यस, ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक 2 बार आता है, सब बताऊंगा एडजस्टमेंट। ओके, डेटर्स, फंडी डेटर्स मतलब मुझे किसी से पैसे लेने हैं, वो यहाँ पे आएगा। डेटर्स पे तो अच्छा 2 बार आ गया डेटर्स, ठीक है, यहाँ पे हटा देता हूँ।
सन्ड्री डेटर्स आ गया, लेस बैड डेट। अगर मुझे सपोज करो किसी से 1 लाख रुपए लेने हैं और उसने मुझे कहा कि यार मैं 5,000 रुपये शायद नहीं दूंगा, मुझे पता है वो नहीं देने वाला 100%, उसने कहा मैं दूंगा ही नहीं, कुछ भी कर ले, तो अब मेरा 5,000 का बैड डेट हो गया, कितना हो गया 95 के बाद मुझे लग रहा है 95 में से भी ये ना 10,000 रुपये नहीं देने वाला भाई। 1 लाख मुझे एक बंदे से लेने हैं, मैंने उसको पेन बेचा, मैंने कहा मुझे पैसे दे, उसने कहा मैं दे दूंगा, फिर मुझे लग रहा है यार ये 5,000 पक्का ही नहीं देगा, कंफर्म उसने बोले मैं नहीं दूंगा, तो 5,000 तो गए, तो 1 लाख माइनस 5,000 95,000। अब 95,000 में भी वो बोल रहा है कि यार एक काम कर, मुझे लग रहा है यार ये तो हर साल कुछ ना कुछ प्रॉब्लम करता है, ये 10 ये ना 10,000 पक्का और नहीं देगा, तो 95,000 में 10,000 में प्रोविजन बनाऊंगा। कंजर्वेटिव कंसेप्ट क्या बोलता है? कंजर्वेटिव कंसेप्ट बोलता है कि अगर आपको लग रहा है एक्सपेक्टेड लॉस होने वाला है तो आज ही रिकॉग्नाइज कर लो, तो 10,000 रुपए का जो नुकसान है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो 95,000 1 लाख मिलने थे, 5,000 तो कंफर्म, 95 पे मैं लगाऊंगा यार 10,000 रुपये और नहीं देगा, तो 10,000 रुपये यहाँ माइनस किया, और उसके बाद मुझे लग रहा है कि मैं इसको थोड़ा डिस्काउंट भी दूंगा तो और माइनस होंगे, तो अभी मैं इस पर डील करूंगा। डोंट वरी, डेटर्स माइनस बैड डेट माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एंड माइनस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। ओके, उसको आरडीडी भी बोलते हैं। पार्टनर्स करंट और कैपिटल अकाउंट बैलेंस, पार्टनर करंट का अगर डेबिट बैलेंस आ रहा है, मतलब डेबिट साइड ज्यादा है, तो यहाँ पे आएगा। मतलब मुझे पार्टनर से, मैं हूं पार्टनरशिप फर्म, मुझे पार्टनर से पैसे लेने हैं, तब यहाँ पे आएगा। नॉर्मली 99% केसेस के अंदर यहाँ पे बैलेंस आएगा लायबिलिटी में, बिकॉज जब मैं पार्टनरशिप फर्म हूँ तो नॉर्मली प्रॉफिट में ही होती है, तो मुझे देना होता है, पर ये डेबिट में भी आ सकता है। ओके, तो क्वेश्चन अगर साइलेंट होगा तो हम हमेशा क्रेडिट बैलेंस मानेंगे, लायबिलिटी में आएगा। क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है डेबिट, तो वो यहाँ पे आएगा। डेबिट बैलेंस लिख दो यहाँ पे, डेबिट बैलेंस, ठीक है। चलो, ये हो गया एसेट, और भी जो आपके मन में आ रहा है वो सब यहाँ पे आएगा, जो भी एसेट्स हमारे होते हैं। अच्छा, पेटेंट्स हो गया, कॉपीराइट्स हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, सब यहाँ पे आने वाला है। ओके, इन्वेंट्री, स्टॉक, सब यहाँ पे आने वाला है। अब आ जाओ लायबिलिटी में। लायबिलिटी का मतलब होता है जब मुझे किसी को कुछ पे करना है, जब मुझे किसी को कुछ पे करना है, कुछ पे करना है मतलब मुझे किसी को कुछ पे करना है, मैं हूं पार्टनरशिप फर्म, तो मेरे लायबिलिटी है, मुझे किसी को देना है। तो सबसे पहले कैपिटल अकाउंट आएगा। देखो मेरे 3 पार्टनर हैं, ए बी सी, तीनों ने मेरे यहाँ पे 5-5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, 5 लाख 5 लाख 5 लाख 5 लाख, तो मुझे उनको 5 लाख वापस करने हैं, ए को, मुझे 5 लाख वापस करने बी को, मुझे 5 लाख वापस करने सी को। मेरी लायबिलिटी है, दिस इज माई लायबिलिटी, आई हैव टू पे टू ए बी सी। ओके, चलो उसके बाद आ जाएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। मतलब पार्टनर्स करंट अकाउंट याद है ना किस में बनता है? सर फिक्स्ड है फ्लक्चुएटिंग, फिक्स्ड अकाउंट के अंदर फिक्स्ड कैपिटल मेथड में फॉलो कर रहे हैं। और पार्टनर्स करंट अकाउंट कैन हैव अ डेबिट और कैन हैव अ क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है। और अगर वो उसका क्रेडिट बैलेंस है, CR क्रेडिट बैलेंस है, इसका मतलब मुझे पार्टनर को देना है, मुझे पार्टनर को सैलरी, प्रॉफिट, कमीशन मिला के मुझे उसको 5,000 रुपये देने हैं, तो वो कहाँ पे आएगा? वो लायबिलिटी में आएगा। मुझे मतलब पार्टनरशिप फर्म को। ओके, उसके बाद आएगा जनरल रिजर्व। मैंने इतने साल से प्रॉफिट कमाया तो कुछ गुल्लक बनाता हूँ। आप अपने घर पे गुल्लक नहीं बनाते, पिगी बैंक बनाते हो। हाँ, अल्टीमेटली पार्टनरशिप फर्म भी गुल्लक बनाती है, एक पिगी बैंक बनाती है। हर साल लेट सपोज प्रॉफिट हुआ 10 लाख का, तो 2 लाख रुपए पिगी बैंक में डाले, कभी कोई इमरजेंसी आई। तो आप पिगी बैंक क्यों बनाते हो? कभी कोई इमरजेंसी आई तो उसको तोड़ेंगे और वो पैसे यूज करेंगे। सेम वे पार्टनरशिप फर्म में भी यही होता है, कभी कोई इमरजेंसी आई तो हम ये यूज करेंगे। तो 10 लाख प्रॉफिट कमाया, 2 लाख रुपए उन्होंने जनरल रिजर्व में डाल दिया, 8 लाख पार्टनर्स में बांट दिया। तो जो 2 लाख नहीं बांटे, अल्टीमेटली वो पिगी बैंक किसका है? मैं हूं पार्टनरशिप फर्म, मेरा वो जो गुल्लक है जनरल रिजर्व बन रहा है वो किसका है? यार वो पार्टनर का है, मुझे पार्टनर को देना है, मेरा थोड़ी कुछ है, मुझे पार्टनर्स को देना है, तो वो लायबिलिटी में आएगा। क्लियर है? प्रॉफिट एंड लॉस, इस साल मैंने 10 लाख का, लेट्स सपोज मैंने 5 लाख का प्रॉफिट कमाया, तो वो प्रॉफिट अगर मैंने यहाँ पे नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया तो मतलब मुझे पार्टनर्स को देना है, तो वो पार्टनर्स को कहा जाएगा? क्रेडिट साइड, सॉरी लायबिलिटी साइड में जाएगा। अगर प्रॉफिट हुआ और अगर लॉस हुआ तो यहाँ पर लॉस एसेट होता है। यस, ये बहुत बच्चे हैं ना, मैं बहुत बच्चों को क्वेश्चन पूछूं ना लॉस क्या होता है, 90% बच्चे बोलेंगे फिर लॉस तो लायबिलिटीज में आएगा। अरे भाई ऐसे मत करो, कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करो, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करो। लॉस हमेशा एसेट होता है, तो फिर एसेट होना तो अच्छी बात है ना। अरे अच्छी बात नहीं है, पार्टनरशिप फर्म के एंगल से सोचो, लॉस प्रॉफिट हो रहा है तो मतलब पार्टनरशिप फर्म को पार्टनर्स को देना है।
अच्छी बात है ना यार, पार्टनरशिप फर्म किसके लिए, फर्म के लिए। पर लॉस हो रहा है तो पार्टनरशिप फर्म को ए बी सी से लॉस लेना है एसेट, तो ए बी सी। तो सोचो ना, पार्टनर का एंगल सोचो यार, उनको तो देना पड़ेगा ना कंपनी को यार, तो उनको नुकसान ही है ना, तो लॉस क्यों करेंगे, क्लियर है, उनको तो लेना ही बनता है ना। तो इसीलिए प्रॉफिट हमेशा लायबिलिटी में आता है, जो होता है लॉस एसेट के अंदर आएगा, ध्यान रखना। बैंक लोन ऑन मॉर्गेज, मैंने बैंक से लोन लिया 10 लाख का, मुझे उसको पे करना है, तो वो कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। लोन ऑन मॉर्गेज का मतलब है सिक्योरिटी, मैंने अपना बंगला गिरवी रखवाया कि यार ये लो मुझे 1 करोड़ का लोन चाहिए, तो 1 करोड़ का लोन यहाँ पे मिल जाएगा, क्लियर है। फिर लोन फॉर पार्टनर। क्रेडिटर्स वो होते हैं, मैंने अगर ये पेन खरीदा और पेन के लिए मुझे कुछ इंक चाहिए, कुछ सामान चाहिए, तो उसका जो पेमेंट होगा वो मुझे क्या, मैंने इसको नहीं दिया, मैंने इंक खरीदी 10 लाख, मैंने 2 लाख की इंक खरीदी और मैंने उसको पेमेंट नहीं किया, लेट्स सपोज मैंने उसको पेमेंट कर लिया 40,000 रुपए, तो 1,60,000 मुझे उसको पे करना है, और 1,60,000 मुझे पे करना है गुड्स के लिए, गुड्स के लिए खरीदा ना, वो क्रेडिटर्स के अंदर आएगा, क्लियर है। हमेशा ध्यान रखना, डेटर्स, क्रेडिटर, बिल रिसीवेबल, बिल पेबल, ऑलवेज गुड्स। सिमिलरली बिल पेबल जो मैंने लिख के दे दिया, जैसे बिल रिसीवेबल मुझे कोई लिख के देता है ना कि दीपक इतना आपको मुझे पे करना है 1 महीने बाद, और उसने वो फॉर्मेट बना दिया, तो मुझे मिलने वाला है तो बिल रिसीवेबल। मैंने किसी को लिख के दिया कि मैं तेरे को 1 महीने पेमेंट कर दूंगा, तो बिल पेबल, क्लियर है। ये चैप्टर जो बिल ऑफ एक्शन है उसमें क्लियर हो जाएगा। फिर एडवांस इनकम, मुझे इनकम पहले से मिल गई, मुझे इनकम, आप मुझसे 12th पढ़ रहे हो, आपको लगा सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, मैं सीए भी पढ़ लेता हूँ, सीए की फीस आपने मुझे आज ही दे दी, 12th में ही दे दी मुझे अपने सीए की फी, तो मेरे लिए लाइबिलिटी होगी ना, मेरे एंगल सोचो ना, मैं हूँ पार्टनरशिप हूँ, मुझे आपको अगले साल जब आप सीए करोगे तो मुझे आपको सीए पढ़ाना है, तो मेरे लिए लाइबिलिटी हो गई है, क्लियर है। तो जब भी मुझे पहले से इनकम मिल जाती है तो मुझे कुछ देना पड़ेगा ना उनको, या तो उनको पैसे वापस दूंगा या फिर सर्विस दूंगा, ओके। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, कभी भी कोई टैक्सेशन हो गया, जो मेरा टैक्स निकलता है, गवर्नमेंट को टैक्स देना है, तो वो कहाँ जाएगा, लायबिलिटीज के अंदर जाएगा, क्लियर है। तो एक बात ध्यान रखना, एसेट्स और लायबिलिटी हमेशा इक्वल होते हैं, हमेशा। अगर आपने डबल एंट्री सिस्टम फॉलो किया है, ड्यूल एंट्री सिस्टम फॉलो किया है, डेबिट क्रेडिट ठीक से किया हुआ है, क्योंकि अगर आपने एक अकाउंट डेबिट करोगे तो दूसरा अकाउंट क्रेडिट पक्का ही होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि डेबिट क्रेडिट इक्वल नहीं हो। तो अगर नहीं किया है तो आपका रॉन्ग आएगा। तो ध्यान रखना, डेबिट क्रेडिट में एंट्री हमेशा ही इक्वल होगी, या तो डेबिट या क्रेडिट, दोनों का टोटल तो इक्वल आएगा ना, तो इसका टोटल और इसका टोटल हमेशा बराबर होगा। और अगर ये बैलेंस शीट मैच हो रही है, इसका मतलब है कि हम सब एकदम ठीक कर रहे हैं और हम अच्छा बना रहे हैं, हमने एकदम क्वेश्चन ठीक किया है। और वो भी मैं आपको बोलूँ 90% हो सकता है ठीक हो, 10% अभी भी रॉन्ग हो सकता है। वो बहुत अलग अलग तरीके हैं, बैलेंस शीट मैच होने के बाद भी क्वेश्चन रॉन्ग होता है, ऐसा कुछ नहीं है। बट अभी हम मान लेते हैं बैलेंस शीट मैच हो गई तो हमारा प्राइम या फेसिया कि हाँ ये हमने ठीक बनाया, क्लियर है। कोई डाउट है, कोई कंसेप्ट में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में मैंने आपको बता दिया। एसेट का टोटल, लायबिलिटी टोटल सेम रहेगा। एसेट्स में क्या क्या आएगा, डेप्रिसिएशन माइनस होगा, सारे एसेट्स आएंगे, लिक्विड एसेट, इनलिक्विड एसेट, करंट एसेट, कैश, और अभी मुझे किसी को पे करना है तो यहाँ पे आएगा। हमेशा माइंड में ये सोचो मुझे पे करना है या देना है। अगर किसी को पे करना है तो लायबिलिटी, किसी से मुझे लेना है तो वो मेरा एसेट, क्लियर है। चलो आगे बढ़े।